तो स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टोटल प्रैक्टिकल में। जैसा कि चैनल का नाम है टोटल प्रैक्टिकल, तो हम हर चीज़ प्रैक्टिकली देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है प्रैक्टिकल, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हम सीखने और समझने वाले हैं। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी प्रैक्टिकली चीज़ें देखकर काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनके जो पार्ट्स हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, इसके बाद अपन धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में इस चीज़ को रेडिएटर कहते हैं। ये माइल्ड स्टील का बना होता है, और माइल्ड स्टील का इसलिए बना होता है क्योंकि इसको डिफ़ॉर्म करना इजी हो जाता है, यानी कि इसको इस शेप में लाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि माइल्ड स्टील से बने इस रेडिएटर को जब किसी शेप में लाया जाता है तो ये विदाउट क्रैकिंग अपना शेप जो है चेंज कर लेता है। यानी कि जब इसको स्ट्रेस दिया जाता है इस शेप में लाने के लिए, तो रेडिएटर जो है विदाउट ब्रेक हुए, विदाउट क्रैक हुए अपने शेप में आ जाता है, यानी कि इस शेप में ढल जाता है। इसलिए रेडिएटर को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील से बने वस्तुओं को शेप में लाना इजी हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं माइल्ड स्टील में जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो माइल्ड स्टील में जो प्राइमरी कंपोजिशन होता है वो होता है आयरन। इसके अलावा जो कार्बन होता है वो 0.05% होता है, और ये 0.05 से 0.25% तक वेरी करता है। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, फास्फोरस मिलाए जाते हैं। तो ये होते हैं माइल्ड स्टील के कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर बॉडी की, यानी कि जो सेंटर में जो टैंक टाइप से कुछ दिख रहा है इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर बॉडी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग रखा हुआ है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना इसका काम होता है, और उसको होल्ड करके रखना होता है। क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल भरा होता है उसके अंदर वाइंडिंग को कूल किया जाता है, और ये वाइंडिंग को एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। और जो ये बड़े ट्रांसफार्मर यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर, इसको जो मेन टैंक होते हैं वो एलुमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एलुमिनियम है उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि एलुमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे कोरोजन जो है नहीं लगता है। मतलब इस टैंक में जो है कोरोजन होने का खतरा कम हो जाता है। ये जो ऊपर टैंक दिख रहा है इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। अब ये किस मटेरियल का बना होता है? तो ये माइल्ड स्टील का बना होता है छोटे ट्रांसफार्मर में, और जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये कंजर्वेटर टैंक एलुमिनियम के बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर बना लेता है, जिससे कोरोजन जो है नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं बुकोल्ज रिले की। तो ये जो कंजर्वेटर टैंक है और ये मेन टैंक है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बुकोल्ज रिले को लगाया जाता है। और ये जिस मटेरियल का बना होता है वो या तो कास्ट आयरन होता है या एलुमिनियम होता है। अभी जो बुकोल्ज रिले हैं वो 3 टाइप में उपलब्ध होते हैं, यानी कि GOR1, GOR2, GOR3। अब GOR का क्या मतलब होता है? GOR का मतलब होता है गैस ऑपरेटेड रिले। अब इसमें जो टाइप है GOR1, इसमें जो इसका जो नॉमिनल बोर है उसकी जो डायमीटर होता है वो 25 mm होता है। और जो GOR2 है उसका जो नॉमिनल बोर होता है वो 55 mm होता है। इसके बाद जो GOR3 होता है उसका जो नॉमिनल बोर होता है वो होता है 80 mm। अब इसमें ओनली बुकोल्ज रिले का यूज़ किया गया है, बट आपको बता दूं कि जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि जनरेटर स्टेशन में लगाया जाता है, जिसे जनरेटर ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, तो उसमें ऑयल सर्ज रिले भी यूज किया जाता है बुकोल्ज रिले के साथ साथ। तो जो ऑयल सर्ज रिले होता है वो जिस ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टैप चेंजर्स होते हैं
उसके लिए कंजर्वेटर टैंक होता है। तो उस कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ऑयल सज रिले को कनेक्ट किया जाता है और इसका जो नॉमिनल बोर होता है, मतलब कि जो OSR1 होते हैं उसका नॉमिनल बोर होता है 25 mm। तो अभी तक हमने बात किया है कि रेडिएटर किस मटेरियल का बना होता है, जो मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का वो किस मटेरियल का बना होता है, इसके अलावा जो ये कंजर्वेटर टैंक है वो किस मटेरियल का बना होता है, और हमने देखा कि बुकोज रिले किस मटेरियल का बना होता है। अब रह गया है जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो जिस मटेरियल का बना होता है वो है स्टील, और स्टील जो है दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक CrGO के फॉर्म में और एक CrNO के फॉर्म में। अब जो ये CrGO स्टील है इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.23 mm से लेकर 0.35 mm के बीच होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो CrGO स्टील है वो ग्रेडिंग में उपलब्ध होते हैं, और इसका जो एक ग्रेडिंग है वो स्टार्ट होता है M3 से, यानी कि ये 4 ग्रेडिंग में उपलब्ध होते हैं, M3, M4, M5, M6। और जो M3 ग्रेडिंग का जो CrGO है उसका जो थिकनेस है वो होता है 0.23 mm, M4 का 0.27 mm, M5 का 0.30 mm और M6 का 0.35 mm होता है। इसके अलावा जो CrNO स्टील होता है ये छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनका जो कोर होता है वो CrNO का बनाया जाता है, और उसकी जो थिकनेस होती है वो 0.50 mm से स्टार्ट होती है, यानी कि 50 mm से कम नहीं होती है उनकी थिकनेस। और ये जनरली आपने देखा होगा छोटे ट्रांसफार्मर में जो कोर होते हैं वो EI टाइप के होते हैं, UT टाइप के होते हैं, F टाइप के जो कोर होते हैं ये बने होते हैं CrNO के, और इनकी थिकनेस 0.50 mm होती है। अब चलिए बात करते हैं कि जो CrGO है वो क्यों यूज किया जाता है। पीछे का रीज़न ये है कि जो CrGO स्टील होता है इसमें जो फ्लैश डेंसिटी है उसकी वैल्यू हाई होती है, और इस कारण से जो लॉसेस होते हैं ये कम होते हैं, इसलिए CrGO स्टील का यूज किया जाता है अगर हम लॉसेस को कंसर्न करें तो CrNO की अपेक्षा। अब बात करते हैं कि जो CrGO स्टील है ये, मतलब कि जो CrGO स्टील है यानी कि जो मटेरियल है ये क्यों मैटर करता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इस मटेरियल के यूज करने से जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। और इसका अब अगर बात करें इसकी थिकनेस क्यों मैटर करती है, तो इसकी थिकनेस इसलिए मैटर करती है क्योंकि थिकनेस अगर कम होता है तो एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। इसलिए जो CrGO मटेरियल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पावर ट्रांसफ़र के लिए, और इसकी थिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो है अगर लॉसेस कम होंगे तो कॉस्ट भी अपने को कम होता है। लॉसेस अगर ज़्यादा होंगे तो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल कॉस्ट देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट जो है डिपेंड करता है कि लॉसेस कितना ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे तो सभी स्टील्स में ग्रेन्स पाए जाते हैं, और जो ग्रेन्स हैं वो डोमेन्स का निर्माण करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ ये ग्रेन्स क्या होते हैं। तो ग्रेन्स जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जो किसी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट रहते हैं। जैसे CrGO है यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो इसमें क्या होता है, इस मटेरियल के यूज करने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स है, जो चार्जेस है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट रहते हैं। बट अगर आप माइल्ड स्टील का यूज करते हो कोर बनाने के लिए तो उसमें क्या होता है, उसमें जो लॉसेस होते हैं वो 16 से 17 वाट पर kg होता है अगर आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो तो। इसलिए जो है CrGO मटेरियल कोर के लिए यूज किया जाता है ताकि लॉसेस कम हो पर kg।